नमस्कार दोस्तों। हम लोग मिशन जेपीएससी 2026 के तहत पेपर 2 को एक-एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पेपर 2 का सबसे पहला जो टॉपिक था वो था झारखंड का इतिहास और इसमें 7 सब टॉपिक हम लोगों को पढ़ने हैं, जिसमें से 2 कंप्लीट कर चुके हैं। ये तीसरा है पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आपको तो यही पूछा जा सकता है कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो उरांव जनजाति से ही संबंधित है। तो ये आपका सिलेबस है पेपर 2 का, जिसमें पहला टॉपिक में 7 सब टॉपिक पढ़ना। ये तीसरा टॉपिक है, इससे भी एक सवाल पूछा जाएगा आपको। तो 2016 में अगर हम देखें तो इससे एक सवाल पूछा गया था, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन होता था? तो महतो से पहले कौन होता था, ये पूछा गया था। पुजार, बैगा, गुराइत या इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब जो है आप पूरे वीडियो को देखिए और अंत में देने का प्रयास कीजिएगा। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को कहते हैं पढ़ा राजा, ठाकुर, कोटवार और हाथों मुंडा। ये 2021 के जेपीएससी में पूछा गया था। बैकलॉग हुआ था 2024 में जेपीएससी का, तो उसमें पूछा गया था उरांव गांव में 2 सबसे प्रमुख अधिकारी कौन होते हैं? महतो और प्रामाणिक, महतो और पाहन, पाहन और दीवान, राजा और दीवान। तो इसका भी जवाब जो है, वीडियो को आप अंत तक देखिए, सारी चीजों को समझिए और अंत में एक बार फिर से ये क्वेश्चन हम रिपीट कर देंगे। आप उसका आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता है? मांझी, महतो, पाहन और दीवान। ये जो पिछला जेपीएससी हुआ था 11 to 13, वहां पे पूछा गया था, जो कि 2024 में ही हुआ था। अभी जो भी कुछ यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं उसको इस माइंड मैप के एक छोटे से हिस्से में समराइज किया गया है। तो इसे जो है आप ऐप में देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ऐप में ई बुक भी है। अगर जो भी लेक्चर अभी हम बता रहे हैं उसको डिटेल वाइज खुद से पढ़ना चाहते हैं लाइन बाय लाइन, तो वो भी आपको ऐप में ई बुक के रूप में मिल जाएगा। झारखंड का 490 पेज का ई बुक है, जिसमें सभी चीज को सीएनटी एसपीटी इंक्लूडिंग सारे चीज को यहाँ पे जो है हम लोग रखे हैं। अब आज शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो है वो उरांव से संबंधित है। तो थोड़ा सा उरांव को हम लोग जान लेते हैं, उरांव के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इनके शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको बताया गया, झारखंड में सबसे शुरुआती शासन व्यवस्था जो है वो मुंडाओं का था। मुंडा के बाद जो है मुंडा अपना शासन व्यवस्था या राजपाट जो है वो नागवंश को दे देते हैं, तो नागवंश पढ़े। अब हम लोग जानते हैं कि रांची के आसपास सबसे ज्यादा अगर कोई जनजाति है तो वो है उरांव। तो इस तरह से उरांव का शासन व्यवस्था भी आपको यहाँ पे पढ़ना है, वही चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो उरांव के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर उरांव का भाषा आपको पूछा जाए तो उम्मीद करते हैं आपको पता होगा कि उरांव का भाषा जो है कुड़ुख। अगर इनके ही भाषा में कुड़ुख का अगर अर्थ निकाला जाए तो कुड़ुख का अर्थ जो होता है वो मानव होता है। तो ये खुद को कुड़ुख भी कहलाना पसंद करते हैं, जिसका अर्थ मानव होता है। जैसे कि मुंडा में हम लोग होरो का मतलब देखे थे कि मनुष्य होता है, तो उसी तरह से कुड़ुख में कुड़ुख का ही अर्थ जो होता है, कुड़ुख भाषा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें कुड़ुख का जो अर्थ होता है वो बताया जाता है मानव होता है। तो ये खुद को मानव कहलाना पसंद करते थे और खुद के लिए कुड़ुख शब्द का भी प्रयोग करते थे। तो उरांव भी इनको कहा जाता है और खुद को ये जो है कुड़ुख भी कहते थे। तो उरांव कैसे इनका शब्द निकला वो भी हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। अभी बस इतना जानिए, उरांव भाषा में अपने को कुड़ुख या मानव कहते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो कुड़ुख का मतलब जो है वो और क्या निकलता है, तो अगर संस्कृत में बोलता है कुड़ुख शब्द का संबंध जो है संस्कृत धातु के कर्ष से होता है। धातु यहाँ पे मेटल नहीं होगा, हम लोग कहते हैं जो मूल जो शब्द होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। जैसे कि क्रिया के संदर्भ में पढ़ते हैं, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसको हम लोग धातु कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें संस्कृत के संदर्भ में, जैसे कि वहां पे भी हम बताए थे मुंडा जो है वो संस्कृत का एक तरह का शब्द है, जो कि राजनीतिक गांव का जो राजनीतिक प्रधान होता है उसके लिए यूज किया जाता था। जो भी उसके पड़ोसी थे, गैर जनजाति लोग थे, तो मुंडाओं के लिए मुंडा शब्द का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बताया गया है कि कुड़ुख शब्द का संबंध जो है वो संस्कृत के अगर भाषा से हम देखें तो कर्ष से संबंधित है, और कर्ष का मतलब जो होता है वो क्या होता है? हल चलाना। तो कुड़ुख का एक अर्थ हम लोग यहाँ पे ये भी निकालते हैं कर्ष। तो उरांव की भाषा में देखा जाए तो कुड़ुख का मतलब होता है क्या होता है? मानव होता है। अगर इसको संस्कृत के संदर्भ में देखा जाए तो कुड़ुख का मतलब जो निकलता है वो निकलता है कर्ष, और कर्ष का मतलब क्या होता है? हल चलाना। और आगे जाके अभी आपको हम बताएंगे कि ये एक तरह के कृषक थे या कृषक अभी भी है। तो इस तरह से जो है कृषक समाज ये था, इसीलिए इसके लिए कुड़ुख शब्द का प्रयोग किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि एक ही समूह के लिए या एक ही शब्द का अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग अर्थ निकलता है। तो यहाँ पे कुड़ुख शब्द का 2 अर्थ आपको बताया गया। कुड़ुख जो इनका खुद का भाषा है उसमें इसका अर्थ होता है मानव, और संस्कृत से अगर देखा जाए तो संस्कृत में इसका अर्थ होता है हल चलाना। और जैसा कि अभी हम बताएं कि ये लोग खेतीहर हैं, आगे जाके पता चलेगा कि इनको जो है खेती करने का काम सौंपा गया था, जो भी उनके पूर्वज थे उनके द्वारा।
अब थोड़ा सा अगर देखें कि रांची में जो है या झारखंड में जो है, रांची में इनका मुख्य रूप से बसावट देखने को मिलता है, तो झारखंड में ये कहाँ से आए, इनका संबंध जो है वो कहाँ से जुड़ता है, वो अगर इनका पारंपरिक जो गीत है या जो भी इनका हम कह सकते हैं लोक कथा है, उस सब से हम लोग अगर जानकारी निकालने का प्रयास करें तो हम लोगों को पता चलता है इनका जो मूल स्थान है वो दक्कन रहा है, जिसे कोंकण यानी कि गोवा के तट को हम लोग कोंकण कहते हैं, तो दक्कन हम कह सकते हैं बतलाया जाता है। और इसीलिए इनका भाषा जो है वो द्रविड़ है। आप जानते होंगे कि यहाँ के जो भी जनजातीय भाषा है वो सामान्यतः ऑस्ट्रो एशियाटिक आते हैं, लेकिन मालतो जो है और दूसरा है आपका कुड़ुक, ये जो है आपका द्रविड़ भाषा समूह के अंतर्गत आता है। नागपुरी हम लोगों का आर्य भाषा समूह के अंतर्गत आता है। तो द्रविड़ होने के रीजन यहाँ पे यही बताया गया कि इनका भाषा भी द्रविड़ है। तो बहुत सारे लोकगीत, जैसा कि हम बोले परंपरागत लोक कथा वगैरह होता है जो भी इनका है, तो उससे हमको पता चलता है कि इनका जो मूल स्थान है वो दक्कन का रहा है। गोवा तट यहाँ पे रहा होगा और भी दक्कन का कुछ कुछ इलाका रहा होगा, वहां से ये ट्रांसफर होके कहाँ पे आते हैं, झारखंड में आते हैं। और यहाँ पे एक प्रचल जो कहावत है, मुड़मा अगर जतरा अगर आप के बारे में इतिहास अगर पढ़े होंगे या कहानी उसके बारे में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पहले मुंडा थे, जैसा कि आपको बताया गया, मुंडा यहाँ पे आए थे, ऋषा मुंडा जो है। उसके बाद सुतिया पहाड़ के अध्यक्षता में सुतिया नागखंड वहां पे बनाए, फिर मदरा मुंडा वहां आए। और ये पिठूरिया का ही घटना है, तो पिठूरिया रांची में यही पड़ता है। तो रांची के इलाका में तो मुंडाओं का एक तरह से कह सकते हैं बसावट था, लेकिन उरांव लोगों का बहुसंख्यक या उरांव लोग यहाँ बहुसंख्य कैसे हो गए, तो यहाँ पे बताया जाता है कि जो मुड़मा था वहां पे द्वंद्व हुआ था। द्वंद्व हुआ था किसके बीच, मुंडाओं के बीच और उरांव के बीच, कि गीत, और ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा वाला द्वंद्व हुआ था, गीत संगीत वाला यहाँ पे द्वंद्व होता है। और इसमें जो है अंत में उरांव जीतते हैं और वहां पे शर्त लगा था कि जो भी जीतेगा वो यहाँ पे रहेगा और जो हार जाएगा वो जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा, कहीं दूसरे जगह विस्थापित होना पड़ेगा उसको। और इस तरह से वहां पे द्वंद्व होता है और अंत में मांदर का प्रयोग ये लोग करते हैं, उरांव लोग, और उस द्वंद्व में जीत जाते हैं। और इस तरह से मुंडा जो है वो खूंटी की तरफ विस्थापित हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिएगा खूंटी या तमाड़ के इलाका में आपको मुंडाओं का जो संख्या वो ज्यादा देखने को मिलेगा और रांची के इलाका में उरांव का संख्या जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है ये लोग आते हैं और बसते हैं। तो वही चीज है, आप कहीं पे भी जाइएगा तो पहले से जो लोग रहेंगे उसके बीच तो द्वंद्व होगा। तो यहाँ पे मुंडाओं का और उरांव का द्वंद्व होता है और रांची में इनका बसावट हो जाता है। अब जब ये बस जाएंगे तो जो भी जंगल होगा उसको वो लोग साफ करेंगे और साफ करके खेती बुती करेंगे और अपना गाँव वगैरह बसाएंगे। तो आगे अगर हम यहाँ पे देखें इनके लोग मतलब उत्पत्ति का, इसको तो उरांव भी कहा जाता है, तो कुड़ुख का मतलब तो आपको समझा दिया गया, लेकिन उरांव शब्द कैसे निकला वो भी आपको किताब में बताया जाता है। तो उरांव के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उत्पत्ति जो है लोक कथा से, देखिए हम लोग जो है ये सब चीज लोक कथा के आधार पे ही निकालने का प्रयास करते हैं। एक्चुअल में तो किसी को कोई जानकारी स्पष्ट रूप से होता नहीं है कि कैसे इनका उत्पत्ति हुआ। तो जो लोक कथा है उसी से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो लोक कथा में बताया जाता है वाल्मीकि के उर का मतलब होता है छाती, वहां के खून से इनका क्या हुआ था, उत्पत्ति हुआ था। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि ई बुक में हम डाल दिए हैं, वहां डिटेल वाइज जो है आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पे हम बताए हैं कि वाल्मीकि जो है वो जंगल में क्या कर रहे थे, तप कर रहे थे, और इतना घोर तप कर रहे थे कि उनके पूरे शरीर में, वाल्मीकि कहने का मतलब है पूरा दिया जो है वो पूरा चढ़ गया था। तो ऊपर से मिट्टी दिख रहा था और उसमें थोड़ा बहुत क्या हो गया था, झाड़ी वगैरह हो गया था, कटीला झाड़ी वहां पे हो गया था। तो एक लकड़हारा जो है वहां पे जाता है और उसके बाद उसको पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे कोई तप कर रहा है, और इस तरह से तप कर रहा है पता नहीं चलता है। तो वो क्या कर देता है, उस कटीले झाड़ी को वो क्या कर देता है, वहां पे तोड़ने का प्रयास करता है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर ये जो है कटीली झाड़ी को वो थोड़ा सा हटाता है तो बाद में पता चलता है अरे यहाँ से तो खून चू रहा है, तो खून चू रहा है, तो बाद में पता चलता है कि वहां पे एक ऋषि जो है वो तप कर रहे थे, तो एक तरह से उसका गलती हो गया। तो वो जो है ऋषि जो है वो वाल्मीकि जो है वो क्या करते हैं, जो भी उनके छाती से जो कांटा घुस गया था, जैसे कि यहाँ मिट्टी था, झाड़ी उड़ी हो गया, तो झाड़ी का एक अंश जो है, कांटीला जो झाड़ी होगा उसका अंश छाती में घुस गया होगा, उर जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वहां जब उसको खींच उच रहा होगा तो टूट गया, खून निकल रहा है। तो ये वाल्मीकि जो है वो ये नहीं चाह रहे थे कि हमारा खून जो है वो धरती माता या धरती में पड़े, इसलिए वो एक पत्तल बनाते हैं, दोना जैसा बनाते हैं और वहां पे अपने खून को वहां पे रख देते हैं। तो उस खून से ही दो एक महिला और एक पुरुष का वहां से क्या होता है, उत्पत्ति होता है। और उसके बाद ये चूंकि तप टूट चुका था तो वहां पे कहा जाता है लोक कथा में कि वहां से जाते रहते हैं। तो जो स्त्री और पुरुष थे वो बताते हैं कि गुरु आपने हमें यहाँ पे धरती में जन्म दिया है, तो आप बता के जाइए कि आखिर हम क्या करें। तो ये वाल्मीकि जी ही कहते हैं कि तुम जो है जंगल में यहाँ पे उत्पत्ति लिए हो, तो तुम क्या करो, जंगल को साफ करो, खेती करो। और इसीलिए हम बोले थे
कुड़ुख का एक अर्थ जो है वो कर्ष भी निकलता है, जिसका अर्थ होता है हल चलाना। तो ये लोग खेतीहर थे, ऐसा इस लोक कथा से भी पता चलता है और शाब्दिक अर्थ से भी पता चलता है। तो ये सब लोक कथा, ये सब भी थोड़ा थोड़ा आपको जानना है पढ़ने के दौरान। डिटेल जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग ज्यादा जो है इस सब में फोकस करते हैं, लेकिन अभी तो फैक्चुअल डाटा हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी फैक्चुअल डाटा की पे ही हम लोग रहेंगे और उसके बैकएंड में थोड़ा बहुत ये सब चीज आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह से उत्पत्ति हो गया, और उत्पत्ति हो गया तो यहाँ पे पता, यहाँ इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, थोड़ा सा यहाँ पे मनुष्य का फोटो बनाया गया है और मतलब यहाँ पे हृदय रखा गया है, छाती, और इस तरह से ये जब इनका एक तरह से हम कह सकते हैं उत्पत्ति होता है, संख्या धीरे धीरे बढ़ता है। तो दो समूहों में जब ये झारखंड आते हैं तो बढ़ जाते हैं। एक जो होता है वो संथाल परगना की ओर चले जाते हैं, संथाल परगना में राजमहल पहाड़ी की ओर चले जाते हैं, जो कि माली या मलेर कहलाते हैं। और दूसरा जो है वो हमारा दक्षिणी छोटा नागपुर में आता है, रांची में इसका बसावट होता है, जो कि उरांव के नाम से जाने जाते हैं। तो इस तरह से ये उरांव के बारे में, उत्पत्ति के बारे में पता चल गया। थोड़ा सा हम कह सकते हैं इनके इंट्रोडक्शन के बारे में पता चल गया कि ये लोग कैसे यहाँ पे आए। राजमहल के पहाड़ी में मालेर और उरांव के पूर्वज एक ही जनजाति की दो शाखाएं थी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। अब चलिए आगे जाते हैं और हम लोगों का जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं, यानी कि शासन व्यवस्था। ये देखिए जनजाति भी आपको पढ़ना है, 110 क्वेश्चन आपका झारखंड का है, तो ऐसा नहीं है कि हल्के में नहीं लेना है, हर चीज को थोड़ा बहुत पढ़ना है। और जो आपका मेन एक तरह से कह सकते हैं सिलेबस का पार्ट है, उस पे तो बहुत ज्यादा फोकस करना है। और अभी आपको जो परिचय बताया वो हम कह सकते हैं आदिवासी जब आप पढ़िएगा या जनजाति पढ़िएगा तो वहां पे भी वो यूज होगा, उस संदर्भ में भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो परिचय देना थोड़ा सा जरूरी था। अब शासन व्यवस्था आते हैं तो हम लोग जैसे कि जानी, ये लोग यहाँ पे आ गए और आके रांची में एक तरह से बस जाते हैं, जंगल वगैरह साफ करेंगे, जंगल साफ करेंगे, गाँव बसाएंगे, और गाँव जैसे जैसे बसता है वैसे वैसे कुछ समस्याएं आने लग जाती हैं। तो उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा जो है वो बनाया जाता है, वही ढांचा के बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि ये लोग जो जंगल को साफ करेंगे, और जंगल को साफ करेंगे तो यहाँ पे खेती करेंगे, और उस जंगल को साफ करने वाला जो है वो भुइंहर कहलाता है। और ये चीज जो है हम पिछले वीडियो में भी बताए थे, जब नागवंश के बारे में बताए थे कि सदान जब जंगल को साफ करेंगे तो वो कुड़कर कहलाएगा, ये जो है भुइंहर कहलाते हैं, उरांव अगर साफ करते हैं तो, है ना। चलिए, भूमि का स्वामी भुइंहर गांव कहलाता था, और इनके द्वारा बसाए गए ये गांव जो है भुइंहर गांव कहलाते थे। तो भुइंहर कौन होते थे? जो जंगल को साफ करता है। जैसे अगर ये व्यक्ति जो है जंगल को साफ कर रहा है तो ये भुइंहर कहलाएगा, और ये एक गांव बनाता है। इस तरह के और भी बहुत सारे गांव होंगे जो इससे संबंधित लोग यहाँ पे रहते होंगे। तो ये जो गांव बन रहा है इसमें कई सारे और भी घर होंगे, ये सभी घर का जो समूह है, जो गांव है, वो क्या गांव कहलाएगा? भुइंहर गांव कहलाएगा। तो इस तरह से भुइंहर हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो क्या होता है कि कुछ लोग जो है वो बाद में भी आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भुइंहर तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुके थे, पहले आ चुके थे और अपना गांव बसा चुके थे, जंगल को साफ करके खेती बाड़ी कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे और भी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आते जाते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे धीरे धीरे जंगल भी साफ होगा, और जो साफ किया हुआ जंगल है उसमें भी थोड़ा बहुत उनको अधिकार मिलेगा, खेती करने का जगह मिलेगा। तो जो बाद में आए उन्हें हम लोग कहते हैं जेठ रैयत या रैयत। अभी भी देखिए जो खेती वगैरह करता है उसको क्या कहते हैं? रैयत कहते हैं, बाद में आने वाले उरांव को। तो बस इतना जानना है कि जो पहली बार यहाँ पे आए, जंगल को साफ किए और उसका मालिकाना हक प्राप्त किए, वो थे भुइंहर। और उसके बाद जो लोग आए, उरांव जनजाति के जो लोग आए और जमीन में उनको अधिकार मिला, तो वो लोग जो है वो रैयत के तौर पे या जेठ रैयत के तौर पे जाने गए। ये सीएनटी एसपीटी में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे शासन व्यवस्था में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि गांव में कौन कौन से अधिकारी थे और उनको क्या क्या काम दिया गया था। तो यहां से अब आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिलेगा। तो शासन व्यवस्था में गांव में जो सबसे पहला जो अधिकारी मिलता है उसका नाम है पाहन। प्रशासनिक, बाद में महतो और धार्मिक दोनों कार्य करता था। अगर पीवाईक्यू का सवाल आप देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसी से संबंधित एक सवाल था। शुरुआत में जो अधिकारी थे, वो अधिकारी जो थे वो कौन थे? ये पाहन थे। और पाहन दोनों काम करते थे, प्रशासनिक काम यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम, और जो धार्मिक काम था यानी पूजा पाठ का जो काम था वो भी ये करते थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वर्कलोड बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग जानते हैं कि काम जो है वो बांट दिया जाता है, यानी कि कई और अधिकारी का जनरेट हो जाता है, नए नए अधिकारी बनने लग जाते हैं। तो धीरे धीरे जब काम का लोड बढ़ने लग गया
तब यहाँ पे प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया, यानी अलग हाथों में दे दिया गया, और धार्मिक कार्य जो है वो अलग हाथों में दे दिया गया। तो धार्मिक कार्य तो अभी भी आप देखिएगा, अगर उरांव जनजाति को आप जानते हैं थोड़ा बहुत, या झारखंड के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं, तो ये नाम सुने होंगे जरूर, और पाहन पूजा पाठ से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है। तो इस तरह से प्रशासनिक कार्य के लिए अभी एक और व्यक्ति जुड़ेगा, जिसको हम लोग, या उस पद को महतो नाम से हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और जो पूजा पाठ किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था, पाहन के द्वारा। लेकिन शुरुआती दिनों में याद रखिएगा, ये प्रशासनिक यानी कि महतो का भी काम कौन करता था, पाहन, और जो धार्मिक कार्य जो अभी भी ये करते हैं वो काम तो ये करते थे। तो वर्कलोड थोड़ा सा कम हो, इसके लिए यहाँ पे ये जो है क्या किया गया, बाद में प्रशासनिक कार्य जो है महतो को सौंप दिया गया। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया कि पाहन जो है वो अब धार्मिक कार्य करता है। तो धार्मिक कार्य करता है तो पाहन के लिए कुछ नियम कानून यहाँ पे बनाए गए थे, जिसमें पहला नियम कानून ये था, या हम कह सकते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण कानून हम कह सकते हैं, ये था कि कोई भी कुंवारा व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति जो है वो पाहन नहीं बन सकता है। पाहन बनने के लिए विवाहित होना जरूरी है। तो जोड़ा यहाँ पे देखिए, तो कुंवारा जो है पाहन नहीं बन सकता है। अगर पाहन बनना है भाई तो क्या करना होगा, विवाह करना होगा। तो इस तरह से पाहन का ये एक मेन जो है क्राइटेरिया था, मतलब क्वालिफिकेशन हम कह सकते हैं, मेन क्वालिफिकेशन में से एक क्वालिफिकेशन ये था। अब जैसा कि कहा गया कि पाहन जो है वो धार्मिक कार्य भी करता था और प्रशासनिक कार्य भी करता था, लेकिन वर्कलोड धीरे धीरे बढ़ने लग गया, तब प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया और उसके लिए एक अलग पद जो है वो जनरेट किया जाता है और उसका नाम रखा जाता है महतो। बाद में पाहन की सहायता के लिए इस पद को बनाया गया। तो यहाँ अकेले जो है पाहन बाबू जो है वो काम करने नहीं सक रहे थे, या वर्कलोड बढ़ गया था, तो उसी के कार्य को थोड़ा सा बांट दिया गया, प्रशासनिक कार्य को बोला गया भाई तुम प्रशासनिक कार्य देख लो, हम धार्मिक कार्य को देख लेंगे। और इस तरह से पाहन जो है वो धार्मिक कार्य को देखा और ये जो है प्रशासनिक कार्य को देखा, और इसी से संबंधित आपको सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए कहे थे, अब ध्यान पूर्वक देखिए, PYQ को एनालाइज करते हुए ये छोटे छोटे हम लोग माइंड मैप बनाए हैं और उसी से ये स्लाइड बना के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे नहीं समझ में आएगा तो और कैसे समझ में आएगा। डिटेल वाइज पढ़ने के लिए आपको पूरा ई बुक दे दिए हैं, माइंड मैप से रिवाइज करने के लिए एक एक पेज में आपका दो टॉपिक कंप्लीट हो जा रहा है। 50-60 पेज में सारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हर एक तरीका जिससे आपको समझ में आ सकता है कोई भी टॉपिक, वो अपनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। टेस्ट भी आपको ऐप में दिया गया, आप जाके टेस्ट भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इन सब टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है वही क्वेश्चन आपको PYQ के रूप में टेस्ट में भी दिए हैं। आप टेस्ट में आराम से जाके बना सकते हैं, टॉपिक वाइज आप बनाइए, देखिए कैसे आपका कोई भी टॉपिक पे कमांड नहीं बनता है। कथन यहाँ पे बताया जाता है कि ठीक है, 2 अधिकारी यहाँ पे आ गए, तो एक कथन बहुत ज्यादा फेमस है उरांव शासन व्यवस्था से। इस कथन का नाम है, या ये कथन कौन सा है, एक जो है गांव को बनाता है और दूसरा गांव को चलाता है। तो यहाँ पे बनाता कहने का मतलब है पाहन पुजारी जो है वो क्या करता है, सबको सिखाता है कि क्या नैतिक चीज है और क्या अनैतिक चीज है। तो यहाँ पाहन के बारे में बताता है कि गांव को वो क्या करता है, बनाता है, सही दिशा में ले जाने का प्रयास करता है। और ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करता है महतो। तो पाहन और महतो इतने बड़े अधिकारी होते हैं उरांव शासन व्यवस्था में। तो एक पाहन हो गए, एक हो गया क्या, महतो। पाहन बोलता है, गांव को बनाता है, सही जानकारी देता है, लोगों को नैतिक ज्ञान देता है, पूजा पाठ करवाता है, और ये प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाता है, राजनीतिक रूप से मजबूत बनाता है कौन, महतो। तो इस तरह से ये दोनों ही काफी महत्वपूर्ण अधिकारी हैं और इसीलिए PYQ में यानी कि JPSC में पूछा गया था इससे संबंधित सवाल, जिसको आपको शुरू में बताया गया और अंत में भी बताएंगे। ये 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। ये PYQ है, बहुत बड़ा हाईलाइटेड है, हाईलाइट यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे तीसरा एक फोटो बन गया है, चलिए उसको इग्नोर कीजिएगा ना, 2 ही रखिएगा। अब देखिए, जैसे यहाँ गांव वगैरह बन गया, गांव वगैरह में लोगों का संख्या क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, आपस में विवाद बढ़ते जाता है, लड़ाई झगड़ा बढ़ते जाता है। तो आजकल भी देखिएगा लड़ाई झगड़ा वगैरह होता है ना, तो क्या करते हैं कि गांव के जो सबसे बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनके बीच जो है उस मामलों को लाया जाता है और हम लोग जो है उस मामले को गांव में निपटाने का प्रयास करते हैं, फिलहाल अगर छोटा मोटा मामला हो तो। उसी तरह से यहाँ पे भी कहा जाता है, एक पंच बनता था गांव में, क्या बनता था, पंच बनता था, जिसमें सभी वरिष्ठ लोग जो है या अनुभवी लोग जो है वहां पे शामिल होते थे। गांव के सभी वरिष्ठ सदस्य इस पंच में शामिल होते थे। ये मुखिया सिस्टम में भी, प्राचीन जो हम लोग का काल का मुखिया सिस्टम था उसमें भी देखने को मिलता है कि हाँ ठीक है, अनुभवी लोग जो है जो भी निर्णय देंगे वो निर्णय जो है सबको ही मानेगा। तो इस तरह से यहाँ पे पंच बनता था। और पंच का जो एक तरह से कह सकते हैं अध्यक्षता या अध्यक्ष जो होता था, प्रशासनिक हेड कौन होगा, महतो होगा, तो वही होता था। तो इस तरह से
यहाँ इसी पंच में एक हेड होता था जिसको हम लोग महतो के नाम से क्या कहते थे, जानते थे। तो यहाँ पे महतो जो है वो यही पंच का क्या होता था, हेड होता था, यानी प्रशासनिक हेड होता था। मतलब जो भी निर्णय वगैरह देना होगा, जो भी यहाँ पे बैठक में निर्णय होगा, वो हम कह सकते हैं महतो की अध्यक्षता में ही होता होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है कौन था, प्रशासनिक हेड था। तो पंचों का हेड भी कौन था, महतो, या प्रशासनिक हेड भी हम कह सकते हैं वो कौन है, महतो ही है। अब यहाँ पे महतो, जैसे कि हम शुरुआती दिनों से, जब से शासन व्यवस्था पढ़ा रहे हैं, तब से हम कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी जो है वो खुद से अकेले काम नहीं कर सकता है, चाहे प्रधानमंत्री या सीएम जो भी है, या अलग अलग अधिकारी कोई भी है। हम जिसका भी एग्जाम्पल दिए होंगे, प्रधानमंत्री और सीएम का हम देते आ रहे हैं, तो हम बार बार कर रहे हैं वो अकेले काम नहीं कर सकते, उसके सहायता के लिए और भी अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से महतो जो है एक प्रशासनिक हेड होता है, तो उसके सहायता के लिए और भी कुछ अधिकारी होंगे। तो उसके सहायता के लिए जो सबसे पहला अधिकारी के बारे में बताया गया वो है, बताया गया है मांझी। मांझी जो होता है वो महतो का सहायक होता है। देखिए हम संथाल पढ़ेंगे, वहां पे भी मांझी आएगा, और जब सारा चीज पढ़ लीजिएगा ना, तब जो है आपका कोई भी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। नहीं तो कंफ्यूजन होगा, पता चलेगा कि महतो यहाँ भी पढ़ रहे हैं, मुंडा में भी पढ़ रहे हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखिए। मांझी यहाँ भी पढ़िएगा, संथाल में भी पढ़िएगा, तब देखिएगा कि मांझी में क्या दोनों में डिफरेंस है, तभी जो है आप सही जवाब तक पहुंच पाइएगा। तो ध्यानपूर्वक सारे वीडियो को देखिए, सब चीज क्लियर आपका हो जाएगा। तो याद रखिएगा, उरांव में महतो की सहायता के लिए जो व्यक्ति होता था उसको हम लोग मांझी के नाम से क्या करते थे, जानते थे। अब मांझी क्या सहायता करता था, तो महतो के आदेशानुसार किसी भी मामले के संबंध में गांव वाले को सूचित करता था। तो अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, या कहीं पर्व त्योहार मनाना है, या कुछ भी करना है, तो महतो जो है घर घर जाके क्या करेगा, सूचना तो देगा नहीं। और याद कीजिए, हम लोग मुंडा वाला में देखे थे कि महतो ही क्या करता था, सूचना देता था। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चलते जाएगा जैसे जैसे आप पढ़िएगा। तो यहाँ पे कहता है कि महतो जो भी आदेश देगा उसको लोगों तक या गांव तक यहाँ पे सूचना पहुंचाने का काम कौन करता था, तो मांझी। तो यहाँ पे महतो क्या किया, यहाँ पे कोई भी आदेश दिया तो उस आदेश को, उस चिट्ठी पत्र को लेके जाएगा किसके पास, ये गांव वाले के पास, और सूचना ये प्रदान करेगा। तो कह सकते हैं ये यहाँ पे एक तरह का कनेक्टिविटी का काम कर रहा है महतो और गांव वालों के बीच का। तो इस तरह से यहाँ पे मैसेज जो है वो पहुंचा रहा है, किसका मैसेज, तो महतो का मैसेज पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है, तो मांझी पहुंचा रहा है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा मांझी का काम। अब यहाँ पे पंचायत का स्थान दिया गया है। अभी भी आप जानते हैं अखरा व्यवस्था जो है वो आपको देखने को मिलता होगा, मिलता है। तो ये अखरा जो है, वहां लोग वैसे भी क्या होते थे, जमा होते थे। तो जब भी यहाँ पे कोई निर्णय वगैरह होता था या पंच का बैठक होता था, तो अखरा में ही होता था। और अखरा सामान्यतः गांव के बीच में होता था, तो सबके लिए आसान भी होता था कि वहां पे क्या हो जाए, जमा हो जाए। तो अखरा जो है इनका पंचायत का स्थान होता था। अब यहाँ पे एक और अधिकारी दिया गया है जिसका नाम है गोड़ाइत। ये जो गोड़ाइत है वो क्या करता था, यहाँ पे देखिए, यहाँ ढोल नगाड़ा का दिया गया है, साइन दिया गया है, और यहाँ साउंड का साइन दिया गया है। तो जो गोड़ाइत होता था वो क्या करता था, जो अभियोगी है और जो शिकायत करता है, तो शिकायत करता मान के चलिए ये बोल रहा है कि ये फलाना व्यक्ति जो है वो क्या है, मेरा है ना घर में चोरी किया था। तो एक तरह से आरोप लगाया जा रहा है। तो जो आरोपी है, या हम कह सकते हैं जो शिकायत करता है, और अभियोगी है जिसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, उन दोनों को सूचित किया जाता है कि भाई तुमको अखरा में बुलाया जा रहा है, तुम आओ। पंच लोग वहां पे क्या करेंगे, निर्णय लेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आरोप लगा रहा है ये आरोप सही है या नहीं है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि गोड़ाइत जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, दोनों को सम्मन भेज रहा है ना, सम्मन पहुंचा रहा है कि भाई तुमको यहाँ पे बुलाया गया है। चलिए, तो यहाँ पे ये हम देख लिए। अब अभी बहुत सारा कुछ हम लोग पढ़ लिए, आगे भी आपको पढ़ना है तो थोड़ा सा समराइज कर देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि गांव जो है शुरुआती में पहान होते थे। पहान जो था शुरुआत में प्रशासनिक और धार्मिक दोनों प्रमुख होता था, और विवाहित होना बहुत जरूरी था। आगे बताया जाता है कि एक पद और जनरेट किया जाता है महतो, ताकि इसका काम थोड़ा सा क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो पहान का सहायक होता था, गांव का संचालक होता था, और पंचायत का अध्यक्ष यानी पंच का अध्यक्ष होता था। और एक कथन यहाँ प्रचलित है, एक गांव को क्या करता है, बनाता है, दूसरा यानी कि महतो गांव को क्या करता है, चलाता है। अब महतो के सहायता के लिए कौन होता था, मांझी। महतो के सहायता और उसके आदेशों को गांव तक क्या करता था, पहुंचाता था। गोड़ाइत अभियोगी और शिकायतकर्ता को, यानी कि जो आरोपी है, उस तक क्या करता था, पहुंचाता था सूचना की अखड़ा में तुमको बुलाया गया। अखड़ा में यहाँ पे क्या होता था, बैठक, वहां जहां बैठक होती है। और इस तरह से यहाँ पे पंच होते थे जो कि गांव के वृद्ध लोग होते थे, अनुभवी लोग होते थे, और पंच का जो अध्यक्ष होता था वो महतो होता था। तो पंचायत और न्यायपालिका गांव के सभी वरिष्ठ सदस्यों से मिलकर
बनती थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो महतो करते थे। तो इसको हम लोग अभी जो कि अभी भी जो कुछ पढ़े उसको समराइज किए। देखिए वीडियो थोड़ा सा तो लंबा होगा, चीजों को अगर क्लियर करना है अगर तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, और यहाँ तक अगर रेगुलर देख रहे हैं तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम बार बार कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, तो आपके टाइम को हम बर्बाद नहीं करेंगे। उम्मीद करते हैं पूरे वीडियो देखने के बाद आपको एक तरह का संतुष्टि जरूर फील होगा। अब हम लोग गांव से आ गए ऊपर। अब गांव से जब ऊपर आ जाएंगे, यानी कि अभी भी देखिएगा कि पंचायत लेवल से ऊपर आते हैं तो स्टेट लेवल अभी 3 टियर में मिलता है, और स्टेट से ऊपर जाएंगे तो कंट्री मिलता है। लेकिन यहाँ पे गांव से ऊपर आएंगे तो गांव से ऊपर मिलता है हमको पढ़ा, और पढ़ा जो होता है उसमें कई सारे गांव आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी 7 गांवों का समूह में एक पढ़ा बनता है, कभी 12 गांव का समूह से एक पढ़ा बन सकता है, कभी 21 गांव के समूहों से एक पढ़ा बन सकता है, और कभी कभी 22 गांवों के समूहों से एक क्या बनता है, पढ़ा बनता है। तो इस तरह से पढ़ा पंच का निर्माण होता है। ये एक तरह का केंद्रीय संगठन है जिससे पढ़ा पंच होता है। मतलब यहाँ पे देख रहे हैं ना 21 गांव का एक क्या होगा, केंद्र होगा, सेंटर होगा। तो उस सेंटर को हम पढ़ा पंच के नाम से जानते हैं, जो कि 7, 12 या 21 या 22 गांवों से मिलके बनता है। तो आपको याद रखना है कि गांव जो है वो सबसे निचला टियर है, सेकंड टियर अगर हम जाते हैं तो वो पढ़ा पंच होता है। अब पढ़ा पंच का भी कोई तो हेड होगा, जैसे गांव का यहाँ पे हेड बताया गया, सबसे पहले पाहन था, पाहन के बाद कौन आया, महतो आया, और उसका सहायता करने के लिए मांझी और गोड़ाइत हुए। तो जब आप एक टियर ऊपर जाइएगा, यानी पढ़ा स्तर पे जाइएगा, तो पढ़ा स्तर का जो हेड होता है ना, उसको राजा कहा जाता है। और ये सवाल जो है, अभी आप ध्यान पूर्वक वीडियो को शुरू में देखे होंगे तो वहां पे एक सवाल भी पूछा गया था, उससे संबंधित है, इसी से संबंधित है। और दूसरा जो होता है वो होता है बैगा। वहां पे हम देखे थे गांव स्तर पे पाहन जो है पूजा पाठ करवाते थे, लेकिन यहाँ पे अगर पढ़ा स्तर पे देखा जाए तो बैगा भी एक अधिकारी है जो कि क्या करता था, पूजा पाठ करवाता था। कई गांवों का धार्मिक पूजा पाठ ये करवाता था। तो बैगा भी हम लोग एक जनजाति भी जानते हैं, और खासकर कई जनजातियों में तो जो पुजारी होते हैं वो कौन होते हैं, बैगा ही होते हैं। यानी कि बैगा जो है पूजा पाठ का काम करवाते हैं, जैसे कि पाहन करवाते थे। तो याद रखिएगा, पढ़ा का जो हेड होता था वो पढ़ा राजा कहलाता था, और वहां पे एक धार्मिक अधिकारी भी होता था जिसका नाम बैगा हम लोग जानते हैं। पढ़ा का जो गांव होता था उसमें से एक को राजा गांव कहते थे। देखिए यहाँ पे हम फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा या थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। पढ़ा मान के चलिए यहाँ पे 22 गांव है, तो 22 गांव, तो एक गांव ये होगा, एक गांव ये होगा, ऐसा करके 22 कितने होंगे, गांव होंगे। तो एक गांव को हम लोग पढ़ा राजा के नाम से, पढ़ा गांव के नाम से जानेंगे, एक को पनेर या कलर गांव से। तो देखिए अगर इस गांव में राजा रहता था, पढ़ा का राजा, तो इसको पढ़ा राजा का गांव कहते थे। बस यहाँ अगर दीवान रहेगा तो दीवान का गांव, अगर पनेर रहेगा तो पनेर का गांव, और बाकी जो भी बच जाता है वो प्रजा का गांव कहलाता है। बस वही चीज को यहाँ पे क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है और आपको बताया गया है। ये एक को राजा गांव कहते थे, मतलब जो भी पढ़ा राजा होता था वो किसी न किसी एक गांव में रह रहा होगा, तो उस गांव को क्या कहते थे, राजा का गांव। अगर कहीं पे दीवान रह रहा है तो उसको हम लोग दीवान का गांव कहते थे। अगर कहीं पे पनेर, जिसको हम लोग कलर कर सकते हैं, वो रहता था तो वो पनेर गांव कहलाता था। अगर कोतवार, बैलिफ यहाँ पे इसका देता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से हम यहाँ पे लिए हैं, तो वो जो है कोतवार गांव कहलाता था, और बाकी जो बच जाते थे उसको प्रजा गांव कहते थे। तो इस तरह से जो अधिकारी जिस गांव में रहता था उसको उसी अधिकारी के नाम से जानते थे उस गांव को, ठीक ना। पढ़ा के गांव में से जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय पढ़ा ही लेता था, और पुनर्प्रवेश की अनुमति भी वही देता था। यानी कि जाति बहिष्कार हम लोग देखने को मिलता है, तो जाति से अगर बहिष्कार करना है तो जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय जो है वो कौन करते थे, पढ़ा राजा ही करते थे। और जाति में अगर किसी को सम्मिलित भी करना है तो भी कौन करते थे, तो पढ़ा राजा ही करते थे। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये सेकंड ईयर हो गया, पहले गांव देखे, फिर पढ़ा देखे। अब पढ़ा पंच के ऊपर जो आता है वो पढ़ा दीवान आता है। पढ़ा अगर दीवान अगर आप देखिएगा तो पढ़ा राजाओं का ये क्या होता था, हेड होता था। जैसे कि पढ़ा राजा बहुत सारे यहाँ पे पढ़ा राजा हो सकते हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे पढ़ा राजा हो सकते हैं। इन सभी पढ़ा राजाओं का जो हेड होता था उसको हम लोग बोलते थे पढ़ा दीवान। और पढ़ा दीवान क्या होता था, इनके बीच कोऑर्डिनेशन बना के भी रखता था। यानी कि अगर यहाँ पे इस पढ़ा राजा को इस पढ़ा राजा से कोई विवाद हो जाए या कोई काम होगा तो ये भी इसके पास जाएगा, ये भी इसके पास जाएगा, दोनों के बीच कोऑर्डिनेट बनाने का काम करता है कौन, तो ये पढ़ा दीवान। सभी पढ़ा राजाओं के ऊपर पढ़ा दीवान होता था। एक तरह का हेड है। यहाँ पे ये भी दिया गया है, एक सुप्रीम कोर्ट के जैसा भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। देख लीजिए यहाँ सभी पढ़ा राजा है, ये सभी यहाँ पे क्या है, पढ़ा राजा है, और सभी पढ़ा राजा
का जो हेड होता है वो पाढ़ा दीवान होता है। तो हम कह सकते हैं हाई कोर्ट के बाद जो सुप्रीम कोर्ट होता है ना, वो चीज यही है। अगर कोई मामला यहाँ पे सॉल्व नहीं होगा तो वो कहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पाढ़ा दीवान के पास जाएगा। यह सर्वोच्च पदाधिकारी है जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। पाढ़ा दीवान सभी पाढ़ा राजाओं के बीच समन्वय रखता है। तो इस तरह से यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बना के भी रखता है। जैसे कि हम कह सकते हैं जो प्रधानमंत्री होते हैं वो सभी स्टेट के सीएम के बीच एक तरह का कोऑर्डिनेशन बना के रख सकते हैं, क्योंकि वो देश के हेड होते हैं और अलग अलग प्रशासनिक इकाई है एक राज्य और उसके हेड होते हैं सीएम। तो इस तरह से यहाँ पे भी वही बात था कि पाढ़ा राजा जो होते हैं कई गांवों के समूहों के हेड होते हैं, और उस पाढ़ा राजाओं का भी जो हेड होता है वो क्या होता है, पाढ़ा दीवान। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर में अगर आप जाइएगा तो कुछ और भी अधिकारियों का नाम मिलता है, जनरल जो किताब में हम लोग को पढ़ने मिलता है उससे हटके, तो उसको भी यहाँ पे हम लिख दें। वहां पे इंग्लिश में ही लिखा गया था तो हम इसको ट्रांसलेट नहीं किए हैं, जैसा लिखा हुआ था वैसा ही आपको यहाँ पे दे दिए हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विलेज में महतो, अभी हम हिंदी में भी पढ़े और जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है उसमें भी दिया है, तो वो चीज भी लिख दे रहे हैं, दोनों को मिला के आपको दे दे रहे हैं। आप एमसीक्यू जब बनाइएगा तो दोनों चीज को ध्यान में रख के बनाइए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये सेकुलर हेड होते थे, नैगा जो होता था वो पुरोहित होता था, हेडमैन होता था। तो अभी हम लोग देखे पाहान और जो है बैगा, लेकिन यहाँ पे एक नैगा करके भी नाम आता है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। हो सकता है इससे आपको कुछ सवाल देखने को मिल जाए। नैगा असिस्ट बाई पुजारी और पनभरा, तो यहाँ पे पुजारी और पनभरा इसको क्या करते थे, असिस्ट करते थे, हेल्प करते थे। ये चीज हमको मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के जो वेबसाइट है उसमें जो डॉक्यूमेंट दिया गया है उरांव के बारे में, वहां से देखने को मिलता है। वो आपको जो ई बुक है ना वहां पे हम डाल दिए, स्क्रीनशॉट भी डाल दिए, आप पूरा डिटेल में खुद से भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो। पढ़ा होता है इंटर विलेज, जो कि 10 से 12 गांव यहाँ पे दिया गया। वहां पे हम लोग देखे थे 7, 12, 21, 22 गांव दिया था, तो यहाँ पे 10, 12 है, तो कोई जरूरी नहीं है कि उतना ही संख्या रहे। किताब में जैसा लिखा हुआ ऐसा बताया, हो सकता है प्रैक्टिकली जो है थोड़ा बहुत कम बेसी होता होगा। यहाँ राजा होता था, पढ़ा राजा बोलते थे। अब इसको असिस्ट करता था कौन, दीवान। अब अभी हम यहाँ पे बताया कि जो हेड होता था, वहां पे जो हिंदी किताब जहां से हम लिखे थे वहां पे बताया गया था पाढ़ा राजा के ऊपर, सभी पाढ़ा राजाओं के ऊपर एक पाढ़ा दीवान होता था। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि राजा जो असिस्ट होता था वो यहाँ पे राजा को जो असिस्ट करता था, सहायता करता था, वो दीवान करता था, जो कि प्राइम मिनिस्टर के जैसा था, पनीर क्लर्क के जैसा था, और कोटवार बैलिफ या अमीन के जैसा था, और एक पद जो होता है वो कटाहा भी आपको देखने को मिलता है। तो अलग अलग डॉक्यूमेंट में अलग अलग चीज दिया हुआ था, इसीलिए हम सारा चीज आपको बता दिए। क्वेश्चन कैसा पूछता है उसको ध्यान में रखते हुए आप जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। फिर से यहाँ समराइज किया गया, पाढ़ा संगठन का सर्वोच्च प्रशासन होता था पाढ़ा दीवान, सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी या सर्वोच्च पद है सुप्रीम कोर्ट की तरह। यहाँ पे प्रधानमंत्री दीवान की तरह काम करता है। पनीर कुतवार यहाँ पे दिया है क्लर्क बैफी अमीन की तरह काम करता था। यहाँ पे है पढ़ा गांव के समूह को कहते थे, तो यहाँ हो गया गांव के समूह, यहाँ हो गया गांव, यहाँ गांवों का समूह, जो पढ़ा हो गया, पढ़ा का भी हेड हो गया क्या, पढ़ा दीवान, जो हिंदी वाला हम पढ़े उसके अनुसार, है ना। अब यहाँ दीवान गांव होता था, कोई राजा गांव होता था, कोई प्रजा गांव होता था, तो जहां दीवान रहता था दीवान गांव हो गया, जहां राजा रहता था राजा गांव हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे ये भी दिया गया है कि गांव के विशिष्ट लोग जो है को क्या क्या अलग अलग क्या किया गया था, पद दिया जाता था। महतो और नायगा के बारे में दिया गया, भुइंहरी शुरुआती जो चीज है उसके बारे में दिया गया है। तो इससे भी आप थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको फिर से क्वेश्चन की ओर ले जाते हैं, जो कि आपको क्या किया गया था, शुरुआत में बताया गया था, और इसका अगर जवाब अभी तक अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप उम्मीद करते हैं जरूर दीजिएगा। फिर से हम पढ़ रहे हैं, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित और लौकिक प्रधान कौन था, पुजार, बैगा, गुड़ाई, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल था, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं, पढ़ा राजा, कोटवार, ठाकुर और हाथों मुंडा। अगला प्रश्न है, उरांव गांव में 2 सबसे प्रमुख अधिकारी कौन है, महतो और प्रमाणिक, महतो और पाहन, पाहन और दीवान, राजा और दीवान। अगला सवाल था जो कि पिछला जेपीएससी में पूछा गया था, उरांव शासन व्यवस्था में गांव का प्रधान कौन होता था, मांझी, महतो, पाहन और दीवान। तो इस तरह से यहाँ पे ये सवाल पूछा गया था। चलिए, लाइन तो बहुत ज्यादा परेशान होता है करता है, लेकिन देखिए परेशानी हर क्षेत्र में आता है, आपको परेशानी को नहीं देखना है, आपका काम क्या है वो देखिए। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करके जाइए, है ना।